नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में झूठ बोलने और झूठे दावे करने का चलन बढ़ता जा रहा है। लगातार इस तरह के लोग आ रहे हैं जो झूठ बोलते हैं और झूठे दावे करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को सच्चाई कितनी जल्दी पता चल जाती है, कब वो एक्सपोज हो जाते हैं, उससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उनको लगता है, वो शायद इस बात में विश्वास करते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। इस झूठ के मैदान में एक नई एंट्री हुई है और वो है शरद पवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एनसीपी के अब जो बची खुची एनसीपी शरद पवार है उसके अध्यक्ष हैं। उनका नया झूठ आया है। उन्होंने दावा किया है कि 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी वो उन्होंने गिरवाई थी। उनका कहना है कि जब वोटिंग से पहले 10 मिनट का ब्रेक हुआ था तो उसमें वो एक एनडीए के सांसद से मिले थे और उसको कन्विंस किया था कि सरकार के खिलाफ वोट करो, इसलिए एक वोट से सरकार गिर गई। अब ये बात जो है, सवाल ये है कि इतने साल बाद क्यों, 26 साल बाद क्यों, 26 साल तक आपको याद क्यों नहीं रहा? और आप 26 साल से तो भाजपा के विरोध में ही हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कि भाजपा के साथ थे, समर्थन में थे तो कैसे ऐसी बात बोलते। अब बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाए रखने के लिए। दूसरा कारण, अभी मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने बगल में बिठाया और गिलास में पानी भर के उनको दिया। तो चर्चा होने लगी कि क्या शरद पवार जो है फिर से इधर उधर होने वाले हैं। तो उस चर्चा को शांत करना था, लेकिन पहले सच्चाई जान लेना ज़रूरी है कि हुआ क्या था। हालांकि शरद पवार ने उस सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि उनका इशारा किस सांसद की ओर था, उसका भी नाम बताऊंगा। लेकिन 1999 में हुआ क्या, जरा घटनाक्रम पर याद कीजिए। 1999 जो सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की, उसको समर्थन दे रही थी जयललिता। उनकी अन्ना द्रमुक जो पार्टी है उसके 18 लोकसभा सदस्य जीत कर आए थे, उनका समर्थन था। उनकी पार्टी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया, अपना जो है समर्थन वापस ले लिया। और याद रखिए कि 1998 में भी समर्थन की चिट्ठी जो सहयोगी दल थे, एनडीए के जो बाकी दल थे, उनमें सबसे बाद उनकी पार्टी ने समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति भवन भेजी। इंतजार होता रहा, अटल बिहारी वाजपेयी इंतजार करते रहे, बीजेपी और राष्ट्रपति भवन, लेकिन चिट्ठी पहुंची, सरकार बन गई। अब जयललिता उस समय डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस चल रहा था उनके खिलाफ, आय से अधिक संपत्ति का, उसमें फंसी हुई थी। वो चाहती थी कि उससे छुटकारा मिले। और सुब्रमण्यम स्वामी जो जयललिता के विरोध में केस करवाने में सबसे आगे थे, सबसे बड़ी भूमिका थी उनकी दोस्ती हो गई जयललिता से। वो चाहते थे कि इस सरकार में उनको वित्त मंत्री बना दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी ने मना कर दिया। तो पहला फ्रिक्शन का पॉइंट ये बना, यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद एक और घटना हुई 1999, मतलब 17 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव आया था। उसकी बात करें उससे पहले इस घटना को बताना जरूरी है। यशवंत सिन्हा इस सरकार में वित्त मंत्री थे। यशवंत सिन्हा से मिलना चाहती थी जयललिता, कई बार संदेश आ चुके थे। यशवंत सिन्हा गए नहीं, फिर किसी सरकारी कार्यक्रम में उनको चेन्नई जाना था। जाने से पहले वो पहले प्रधानमंत्री से मिले, अटल बिहारी वाजपेयी से, कि सरकारी कार्यक्रम में चेन्नई जा रहा हूँ और जयललिता का कई बार संदेश आ चुका है, क्या मिल लेना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल मिल लेना चाहिए। तो चेन्नई जाने से पहले उन्होंने संदेश भिजवाया जयललिता को कि इस तारीख को आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और जो भी मुलाकात का समय आपको ठीक लगे वो तय कर लेते हैं। जयललिता का उधर से संदेश आया कि आप आइए और हमारे साथ लंच कीजिए, दोपहर का भोजन कीजिए। फिर जयललिता ने ये पता करवाया कि यशवंत सिन्हा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, खाने में क्या पसंद है, उस हिसाब से खाने का इंतज़ाम किया गया। यशवंत सिन्हा गए और मुलाकात हुई जयललिता से, काफ़ी देर तक बातचीत हुई, दोनों ने साथ भोजन किया। और उस समय वहाँ उनका जो सहायक था जयललिता का और जो शेफ था, इन दो नेताओं के अलावा और कोई नहीं था। बातचीत हुई, जब चलने लगे यशवंत सिन्हा तो जयललिता ने उनके हाथ में एक लिफाफा दिया। गाड़ी में आकर यशवंत सिन्हा ने वो लिफाफा खोला।
उस लिफाफे में किसी को वो चिट्ठी जैसा नहीं था, किसी को एड्रेस किया गया नहीं था, किसी के दस्तखत नहीं थे, सादे कागज पर टाइप किए हुए पॉइंट वाइज मुद्दे लिखे हुए थे। जयललिता के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का केस था उसमें जयललिता का पूरा पक्ष था। पॉइंट वाइज ये आरोप है, उसका ये जवाब है, ये आरोप है, उसका ये जवाब है। यशवंत सिन्हा ने देखा और उसके बाद जो होटल आए तो उन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यशवंत सिन्हा लौटकर दिल्ली आए, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने गए, बताया, सरकारी कार्यक्रम के बारे में भी बताया और जयललिता से मुलाकात में बातचीत हुई थी वो भी बताया। तो जनरल पॉलिटिकल बातचीत और दूसरी बातचीत हुई थी, तमिलनाडु को लेकर बातचीत हुई थी और कोई बात उन्होंने कही नहीं। जब चलने लगे यशवंत सिन्हा उठकर, तब अटल जी ने पूछा कि और उस लिफाफे में क्या था। यशवंत सिन्हा बताते हुए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चौंक गए कि भाई वो 4 लोग वहाँ पर थे, उसके अलावा और कोई नहीं था। प्रधानमंत्री को कैसे पता चल गया कि उन्होंने कोई लिफाफा दिया था? तो उन्होंने बता दिया कि लिफाफे में ये था और मैंने उसे फेंक दिया फाड़ के। प्रधानमंत्री ने कहा ठीक। इसके बाद कोई बातचीत इस बारे में नहीं हुई, लेकिन जयललिता इंतजार कर रही होंगी कि इस पर कोई एक्शन होगा। कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये नाराजगी का कारण बन चुका था, लेकिन वो ये कह नहीं सकती थी कि आपने कुछ किया नहीं इसलिए हम सरकार में साथ नहीं रहेंगे। इस मौके का, इस तनाव का फायदा उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता से मिले, फिर सोनिया गांधी से मिले। सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात कराई। सोनिया गांधी जयललिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आपको ये जानकर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा कि जयललिता राजीव गांधी को बहुत पसंद करती थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो जयललिता राज्यसभा की सदस्य थी, उसमें खुशवंत सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे उस समय। और राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठियां बहुत सारी वो जयललिता ने खुशवंत सिंह को दी, जो न तो जयललिता ने कभी भेजी न खुशवंत सिंह ने भेजी। ये एक इंटरव्यू में खुशवंत सिंह का बताया हुआ किस्सा है। और उनके पास उन्होंने कहा उनका जो शिमला में घर है वहाँ पर वो चिट्ठियाँ सुरक्षित है। और सोनिया गांधी को इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए वो जयललिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों की मुलाकात करा दी। सोनिया गांधी ने चाय पार्टी का आयोजन किया, उसमें बाकी सभी दलों को, जो भाजपा विरोधी दल थे, उनको बुलाया। और उसके बाद जो है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है जयललिता ने घोषणा कर दी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। जाहिर है सरकार अल्पमत में आ गई, बड़ी वेफर-थिन मेजॉरिटी थी, तो सरकार का अल्पमत में आना तय ही था, आ गई। अब यहाँ पर शुरू हुआ खेल राष्ट्रपति की ओर से। अगर सरकार अल्पमत में आ गई, और मुझे जहाँ तक, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो ये अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि आप विश्वास मत हासिल कीजिए, क्योंकि आपके एक घटक दल ने समर्थन वापस ले लिया है और सरकार जो है अल्पमत में लग रही है। कायदे से होना ये चाहिए था कि सपोर्ट विड्रॉ किया एक पार्टी ने तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो राष्ट्रपति की मंशा दर्शाता है कि किस तरह से वो कांग्रेस की मदद करना चाहते थे। विपक्ष लाता कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में कोई आज तो बोल नहीं सकता। ये भविष्यवाणी करना या पीछे जाकर ये देखना कि ऐसा होता तो ऐसा होता, बड़ा मुश्किल है। खैर, 17 अप्रैल 1999 को संसद में इस पर चर्चा हुई। उस समय लोकसभा में जो दलीय स्थिति थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के 181 सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के 141 सदस्य थे, जयललिता का हमने बताया अन्ना द्रमुक के जो है वो 18 सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के 20 सदस्य थे, सीपीएम के 32 सदस्य थे, आरजेडी के 17 सदस्य थे, समता पार्टी जो बाद में जेडीयू बनी उसके 12 लोकसभा सदस्य थे, सीपीआई के 9 सदस्य थे और शिरोमणि अकाली दल के 8 सदस्य थे। इसके अलावा जनता दल के 6 सदस्य थे और बीएसपी के 5 सदस्य थे। तो जिस दिन संसद में इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी उससे एक दिन पहले डीएमके ने समर्थन की घोषणा कर दी सरकार को। तो सरकार को लगा कि अब कंफर्टेबल हो गए,
उसके अलावा बीएसपी से कांशीराम मायावती दोनों से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। कांशीराम मिलने गए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से और उनको आश्वासन देकर आए, और जो बातें हुई वो बताना कठिन है, लेकिन ये उनको आश्वासन देकर आए कि बीएसपी के 5 सदस्य वॉकआउट करेंगे या एब्सटेन करेंगे, यानी न तो समर्थन में मतदान करेंगे न विरोध में मतदान करेंगे। उससे जो बहुमत का आंकड़ा है वो और नीचे आ जाता, तो सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं होती है। अब इस बीच में 2 घटनाएं और हुई। एक, गिरधर गमांग जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे, बन भी गए थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और उड़ीसा के कोरापुट से लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था, वो आ गए संसद में। अब कोई ऐसा संवैधानिक तरीका नहीं था कि उनको रोका जा सकता, तो ये निर्भर था स्पीकर पर। स्पीकर थे जीएमसी बालयोगी। उनको संसदीय परंपरा का, नियमों का कोई ज्ञान था नहीं। कायदे से उनको चाहिए ये था कि वो गिरधर गमांग को वोट न देने देते। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदाशयता में और नैतिकता में ये फैसला छोड़ दिया स्पीकर पर, और स्पीकर का जो कार्यालय था पूरा, वो पुराना कांग्रेसी कार्यालय था। वहाँ जो सलाह दी गई उनको कि आपको इनको अलाउ करना चाहिए वोट देने के लिए, जीएमसी बालयोगी ने अलाउ कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हार गए 1 वोट से। एक और घटना हुई। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर से लोकसभा सदस्य थे सैफुद्दीन सोज। उन्होंने वोट किया खिलाफ। शरद पवार जो इशारा कर रहे हैं वो सैफुद्दीन सोज की ओर ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन सैफुद्दीन सोज की बातचीत कांग्रेस में ऊपर हो चुकी थी। इस मतदान के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया और वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो शरद पवार ने सैफुद्दीन सोज से बात की, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो नाम भी लेने को तैयार नहीं है खुद भी, और मान लीजिए कि उन्होंने बात की भी और उन्हीं के कहने पर सैफुद्दीन सोज ने वोट खिलाफ दिया, तब भी सरकार न गिरती। सरकार गिराई बीएसपी ने। बीएसपी ने आखिरी समय पर जब मतदान की सदन में घोषणा हो गई तो अपने सदस्यों से चिल्ला चिल्लाकर, मायावती बोल रही थी, आरिफ मोहम्मद खान और बाकी लोग, कि लाल बटन दबाओ, यानी विरोध में मत दो। तो जो एब्सटेन करने की बात कर रही थी पार्टी, जिसके 5 सदस्य थे, वो सरकार के खिलाफ उसने वोट किया। सरकार इसलिए गिरी। तो शरद पवार का ये दावा सरासर झूठा है। तो मतदान में हुआ क्या? मतदान में 269 यानी 269 वोट पड़े सरकार के पक्ष में और 270 वोट पड़े सरकार के विरोध में। तो 1 वोट से सरकार गिर गई। अब योजना क्या थी कि इसके बाद कांग्रेस की सरकार बने। सोनिया गांधी तुरंत चिट्ठी लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। राष्ट्रपति भवन पहुंच गई सरकार बनाने का दावा करने के लिए कि ये है हमारे पास सूची 272 सदस्यों के समर्थन की। तो जो बीजेपी के साथ बीएसपी ने किया था, वो सोनिया गांधी के साथ समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था उस 272 में, और ये बातचीत कराई थी, उसमें मध्यस्थता कराई थी अर्जुन सिंह ने, मुलायम सिंह को मनाया था सोनिया गांधी और कांग्रेस का समर्थन करने के लिए। इस बीच में मुलायम सिंह की और लाल कृष्ण आडवाणी की बातचीत हुई और उनको कहा गया कि आप जो है एक विदेशी मूल की महिला को प्रधानमंत्री बनवाने जा रहे हैं, आपके इस समर्थन से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुलायम सिंह यादव को ये बात ठीक लगी। दूसरा, उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध पर आधारित थी। कांग्रेस को समर्थन देकर, सोनिया गांधी को समर्थन देकर केंद्र में वो कांग्रेस की सरकार बनवाएं, ये उनकी राजनीति की जो मूल सोच थी उसके खिलाफ थी। तो उन्होंने एक शर्त रखी लाल कृष्ण आडवाणी के सामने कि हम समर्थन विड्रॉ कर लेंगे कांग्रेस से, सोनिया गांधी को समर्थन नहीं देंगे। शर्त यह है कि आप फिर सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे समर्थन जुटाकर, आप मध्यावधि चुनाव करवाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी तैयार हो गए, बीजेपी तैयार हो गई। मुलायम सिंह यादव ने चिट्ठी वापस ले ली। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना वहीं उसी दिन चकनाचूर हो गया। तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है
तो वो मुलायम सिंह यादव को जाता है। बीजेपी की सरकार एक वोट से गिराने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कांशीराम और मायावती को जाता है। तो ये शरद पवार जैसे जो राजनीति के व्यापारी हैं वो हर समय अवसर की तलाश में रहते हैं कि कैसे लाइमलाइट में आ सकें, कैसे अपना महत्व बता सकें। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हमने गिराई, यानी हमारी इतनी ताकत थी कि हम एक केंद्र सरकार को गिरा सकते थे। इतनी ताकत थी तो भैया अपनी पार्टी को बढ़ा लिए होते। आपकी पार्टी 1999 में बनी, लगभग 26 साल होने जा रहे हैं, और 26 साल में आपकी पार्टी कभी महाराष्ट्र में, उसके बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बाहर तो कोई अस्तित्व जैसा है ही नहीं, महाराष्ट्र में भी नंबर 1 की पार्टी नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता, इतने बड़े चाणक्य अपनी पार्टी को ही नंबर 1 की पार्टी बना लेते, वो भी नहीं कर पाए, और लगातार उनकी पार्टी नीचे आती गई। आज हालत यह है कि बस कहने भर को तकनीकी रूप से उनकी पार्टी बची हुई है। तो वो शरद पवार इस दावे के साथ अपने को रिलेवेंट बनाए, अपने को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं। वरना कितने अवसर आए थे जब ये झूठा दावा वो पहले भी कर सकते थे कि हमने सरकार गिरवाई थी। इससे पहले उन्होंने दावा इसलिए नहीं किया कि उनको लग रहा था कि वो पॉलिटिकली रेलिवेंट बने हुए हैं। अब उनका राजनीतिक सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है। उनकी पार्टी और उनके राजनीतिक रूप से फिर से उठ खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं रह गई। तो इस झूठे दावे के पीछे सच्चाई का अंश मात्र भी नहीं है। कई बार होता है कि थोड़ा सा सच होता है, उसमें थोड़ा झूठ मिलाकर लोग बोल देते हैं और दावा उनका थोड़ा विश्वसनीय लगने लगता है कुछ समय के लिए। लेकिन शरद पवार ने जो बोला वो सरासर झूठ की श्रेणी में आता है, केवल अपना महत्व दिखाने के लिए, जो था नहीं और कभी होगा नहीं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।